क्योंकि आप बनारस के एक धरोहर के रूप में, एक विरासत, नई विरासत के रूप में चिन्हित हो चुके हैं और विरासत के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते उसके सामने। और मैं धर्मवीर भारती की एक कविता से याद करता हूँ इस पूरे प्रकरण को जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं रथ का टूटा पहिया मगर मुझे छोड़ो मत, क्या पता इतिहास की गति सहसा धीमी पड़ जाए, तो समय इस टूटे पहिए का सहारा ले। व्योमेश शुक्ल ने इतिहास पे हाथ रखा है। इतिहास पे हाथ रखने का मतलब एक बहुत संवेदनशील इलाके पे हाथ रखना है। एक ऐसा इतिहास जिसे 50 वर्षों से, 60 वर्षों से, 70 वर्षों से पढ़ाया जाता है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि आप कोई दवाई खाते हैं और 20 साल बाद पता चलता है कि अरे इस दवा से तो कैंसर होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की ही नहीं, हिंदी जगत की माइलस्टोन रचना है। 1929। इसके बाद उस किताब के साथ खेल हो गया। खेला ये हुआ कि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ जुड़ी, बहुत सारे छेपक आ गए, बहुत सारे संस्करण आ गए। उसके बाद कॉपीराइट खुलने के बाद किताब की नहीं, इतिहास की एक तरह से 100 साधना हो गई और निकला कुछ नहीं। और एक दिन एक व्यक्ति नागरी प्रचारणी सभा का प्रधानमंत्री बनता है और कहता है कि बॉस, अब तक जो शुक्ल जी का इतिहास आप पढ़ रहे थे उसमें भयानक एरर थे और हम नई किताब लेकर आए हैं जिसमें कोई एरर नहीं है। व्योमेश, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो लगभग इसी तरह की दावेदारी कम या ज़्यादा मैं मान रहा हूँ कि आपकी संस्थान और आपकी है। क्या मैं सही हूँ? आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन गुस्ताखी मुआफ़ हो प्रवीण भाई, आपके दावे में जो आत्मविश्वास है, मेरे दावे में वो आत्मविश्वास और विनय दोनों है। आप तनिक आक्रामक होकर बात शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी के नागरिक का ये क्रोध जायज़ है। अगर एक छात्र के तौर पर प्रवीण कुमार ने या व्योमेश शुक्ल ने एक ऐसी किताब पढ़ी है जिसके बारे में 25 साल बाद पता लगे कि उसमें तथ्य संबंधी गलतियां थीं, तो वो उसका गुस्सा जायज़ है। लेकिन मैं अपना गुस्सा जो है, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण, निराला ने सरोज का जैसे तर्पण किया था, वैसे ही मैं गत विगत के सारी भूल गलतियों का तर्पण कराया हूँ। गलतियां बहुत थी मित्रों। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है, वैसे ही क्लासिक जैसे प्रेमचंद का गोदान, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, निराला की अनामिका। और ख़ास बात यह है कि बाकी सब रचनाओं के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो लिखी गई एक बार, लेकिन शुक्ल जी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतिहास कम से कम 5 बार लिखा गया। 5 बार। एक ऐसी किताब जो 5 बार लिखी गई। एक बार लिखी गई, प्रकाशित हुई, लेखक को संतोष नहीं हुआ, समय बीता, वो धारणाएं, उसके तथ्य कम मालूम पड़ने लगे, उसमें परिवर्धन करना पड़ा। ऐसा क्रम कम से कम 5 बार हुआ और तब जाके वो संस्करण प्रकाशित हुआ लेखक की मृत्यु के कुछ महीने पहले 1940 में। हाँ, 40। आज से आप मान के चलिए 85 साल पहले, 60 बरस उधर और 25 साल इधर।
और वो किताब और भी बार लिखी जाती, वो सतत लिखी जा रही होती अगर लेखक जीवित रहता। 2 फरवरी 1941 को शुक्ल जी नहीं रहे, तब जाकर के उस किताब का लिखना रुका। और जो आखिरी संस्करण है उस किताब का नवंबर 1940 में प्रकाशित, उसी को हम मानते हैं कि वही हमारी निधि है, वही हमारा दाय है। लेकिन 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 और ये एक बहुत बड़ा सा लेकिन है जिसे मुझे 3 बार कहना पड़ा कि एक वाक्य पढ़ते समय हमें ये पता होना चाहिए कि 1940 के संस्करण में ये वाक्य ऐसे लिखा गया, पहले 1929 वाले संस्करण में ऐसे लिखा गया, जब ये एक लेख के तौर पर प्रकाशित हुआ तब ऐसे लिखा गया, और अंततः ये वाला वाक्य जो है अंततः किस्म का वाक्य है, इसको स्वीकार किया जाए। इतना हक बनता है हिंदी के छात्र का अपने रचनाकार को जानने का। ये उसका एक तरह से बौद्धिक राजनीतिक अधिकार है जो उसे अब तक नहीं मिला था। नहीं, मेरी आक्रामकता नहीं है, रोष है। और रोष इस चीज को लेकर रोष है कि संदर्भ दूषित हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। बताइए। अब एक किताब है, हमें पता है कि सिद्धों और नाथों का जो योगदान है हिंदी साहित्य के अभ्युदय में वो अद्वितीय है। जिन्हें हिंदी का पहला कवि माना गया है सरहपा, वो 84 सिद्धों में से थे। और ये पूरी धारणा विकसित हुई 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास के पहले प्रकाशन के बाद, यानी जब उसका संशोधित प्रवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। इन 11 वर्षों तक शुक्ल जी निरंतर अपने आप को खोजते रहे नए नए तथ्यों और नई नई जानकारियों के आलोक में। तो जब वो सिद्धों और नाथों को इंट्रोड्यूस करते हैं एक बिल्कुल गुरिल्ला शैली में, गुरिल्ला शिल्प में, तब वो जिन संदर्भों का हवाला देते हैं उनमें से एक है पुस्तक जिसका नाम है बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म। अब किताब अंग्रेजी की है। शुक्ल जी ने 1940 वाले संस्करण में इसका नाम अंग्रेजी में दिया है, लेकिन उसके बाद न जाने क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी लोगों को कि वो अंग्रेजी के वाक्य को देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया हिंदी साहित्य का इतिहास में। और एसोटेरिज्म जो है वो एसोटेरियम बन गया बाद के संस्करणों में। तो वो किताब हो गई बुद्धिस्ट एसोटेरियम, जो कोई किताब ही नहीं है, नाम गलत हो गया। और इतने वर्षों में किसी ने वो किताब ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसको ढूंढना इतना आसान है। डॉक्टर बिनोय तोष भट्टाचार्य की किताब है, जो महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के बेटे थे। हर प्रसाद शास्त्री वही मूर्धन्य विद्वान जो नेपाल से, कलकत्ते से और उत्तर पूर्व से तमाम पांडुलिपियां लेकर नागरी प्रचारणी सभा आए थे। उनका विश्लेषण विवेचन किया था उन्होंने। और उनके बेटे जो बड़ौदा की ओरिएंटल लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे, जिन्हें भट्टाचार्य ऑफ बड़ौदा कहा जाता था, डॉक्टर बिनोय तोष भट्टाचार्य, उनको भूल गए। उनका नाम लिख दिया, पुस्तक का नाम लिख दिया और गलत लिख दिया। इसमें देखिए, निंदा करने से काम नहीं चलेगा, प्रतिमा का ध्वंस करने से काम नहीं चलेगा। एक नई प्रतिमा बना के दिखाना होगा, एक नया श्रेष्ठ सुंदर स्थायी और समय में टिका रहने वाला विकल्प तैयार करना होगा। तो हमने वही किया पाठ शोधन के माध्यम से। शुक्ल जी नुक्ता लगाते थे। उर्दू ए मुअल्ला जैसा शब्द है, अमीर खुसरो जैसा शब्द है। खुसरो की ध्वनि फारसी के विद्वान, उर्दू
फारसी अरबी के उच्चारण में दिलचस्पी लेने वाले हिंदी के सहृदय भी जानेंगे कि रू की जो ध्वनि है खुसरो में रू की या रो की, वो ओ और ऊ के बीच की एक ध्वनि होती है जो हिंदी के पास नहीं है। तो ठीक है, वहां पे ओ की मात्रा हम लगा लेते हैं। ख का नुक्ता कहां चला गया साहब? क्यों नुक्ता हटा दिया? कंपोजिटर को दिक्कत होती थी इसलिए, प्रूफ रीडर प्रमाद करता था इसलिए। नुक्ता नहीं हटाना था, क्योंकि नुक्ता तब तक लगता था जब तक शुक्ल जी जीवित थे। 1929 में वो तो पहली बार प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की पूरी प्रक्रिया में नुक्ता जीवित था। नुक्ता हमें हटाना नहीं चाहिए था। हमारा ये दायित्व है, अगर हम प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं, तो लेखक जिस वस्तु को जैसे लिख के गया है उसको वैसी ही रूप में रक्षा करना, मूल की यथाशक्ति रक्षा करना एक प्रकाशक का, एक पाठक का, एक आलोचक का अहर्निश कर्तव्य है। और इस कर्तव्य से च्युत हो गई स्वयं नागरी प्रचारणी सभा जब उसने सारे नुक्ते हटा दिए। एक, जब उसने सारे सामासिक चिन्ह हटा दिए किताब में से। मैं लिखता हूं काव्य क्षेत्र को काव्य हाइफन क्षेत्र। किसी को क्या दिक्कत है भाई? तत्पुरुष समास है, समास का चिन्ह लगा हुआ है, आपको क्या समस्या है? आप जब अपनी पुस्तक लिखिएगा तो उसमें काव्य क्षेत्र एक में मिला दीजिएगा, या एक पन्ने पर काव्य लिखिएगा, दूसरे पन्ने पर क्षेत्र लिख दीजिएगा, वो आपकी पुस्तक होगी। हमको अपनी धारणाएं, अपनी नियत शुक्ल जी पर आरोपित करने की कोई आवश्यकता न तब थी न अब है। हम बीच में से हट जाएं। हिंदी का पाठक शुक्ल को और निराला को और प्रसाद को और प्रेमचंद को अपने ढंग से संभाल लेगा। इसका एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूंगा प्रवीण भाई। प्रेमचंद एक बड़ी मुश्किल चीज का नाम, हिंदी के एक सबसे कठिन सरोकार की संज्ञा है प्रेमचंद। आप ये नहीं तय कर सकते कि प्रेमचंद की जयंती इस प्रकार मनाई जाएगी, क्योंकि प्रेमचंद लोक की संपदा है। जब आप क्लब कल्चर से प्रेमचंद का सामना नहीं कर सकते। मैं और प्रवीण भाई मिलके, जगन्नाथ और अजीत सर और कमलानंद जी मिल करके एक ऐसी प्रविधि विकसित नहीं कर सकते कि आइए प्रेमचंद का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि प्रेमचंद जो है लोक की निधि है। तो लम्ही और उसके आसपास के गांव के रहने वाले ग्राम प्रधानों ने, दिन रात सुर सुरा और सुंदरी में व्यस्त रहने वाले लोगों ने, एकदम मनुष्यता के साधारण तत्व में लिथड़े हुए लोगों ने जब 10,000 लोगों की सहभागिता वाला बिरहा दंगल कराना शुरू कर दिया 31 जुलाई को, तो हमारी बौद्धिकता मुंह ताकती रह गई। जो विश्लेषण करने आई थी खड़ी बोली में पैंट शर्ट पहन के अपने शिल्प में, तब हमको क्यों दिक्कत हो रही है कि हमारे हाथ से निकल के प्रेमचंद जनता के बीच में चले गए? हम थे ही कौन प्रेमचंद और जनता के बीच में आने वाले? हम कोई नहीं थे, याद रखिए। लेखक और पाठक के बीच में मध्यस्थता करने वाली जितनी एजेंसियां हैं वो एक न एक दिन समय के एक खास पल में नहीं रहेंगी, और तब जो होगा वो चमत्कार से कम नहीं होगा। इसमें मेरी सहमति है योमेश भाई। तो क्या हम माने कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बहाने एक तरह से हिंदी भाषा की शुद्धता की मीमांसा भी हुई है? इतना बड़ा दावा मैं नहीं करूंगा प्रवीण भाई। मैं ये प्रस्तावित करूंगा कि एक पांडुलिपि है और वो आचार्य शुक्ल जैसे कालजयी रचनाकार की है, या काल के प्रवाह में बह जाने वाले किसी निरे समसामयिक लेखक की है। ये तो इतिहास तय करेगा कौन कितना टिकेगा। हमें पांडुलिपि की सेंटिटी की रक्षा करनी है, हमें मूल की रक्षा करनी है, और वो करने के लिए हम 14 लोगों के समूह ने
जिसमें से तापस, शाश्वत, उज्ज्वल, राजन, विनायक, विशाल मुझे यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने मेरे साथ काम किया है। हमने जान लड़ा दी, एक एक विराम चिन्ह पर, एक एक सेमी कोलन पर, एक एक पूर्ण विराम पर, एक एक सामासिक चिन्ह पर, नुक्तों पर, और जो प्रयोग शिथिल हो गए हैं, जिनका अपडेट हमारे पास मौजूद है, हमने वहाँ संशोधन भी किया है। जैसे मूल पांडुलिपि में इस्लाम ऐसे लिखा हुआ है, पूरा हमें सा, पता है पूरा सा। पूरा सा। मुल्तान जो है मुल्तान, सुल्तान। तब आप याद कीजिए कि 20वीं सदी के पहले और दूसरे तीसरे दशक में स्वयं खड़ी बोली भी बन रही थी। शुक्ल जी सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो भाषा का भी निर्माण कर रहे थे। तो भाषा के निर्माण का जो अधबनापन था, और ये कहते हुए मैं 1000 बार माफी चाहता हूं, उसको हमने यथायथ स्थान बदल लिया है। और ऐसे सभी बदलावों पर एंड नोट लगाया है। इस बात को पानी ले लीजिए हाँ। तब तक। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दो सवाल रह जाते हैं नमोश भाई। क्या वाक्यगत अशुद्धियां थी पहले की किताबों में? एक, क्योंकि शुक्ल जी वाक्यगत अशुद्धि कर दें, ये तो असंभव लग रहा है। दूसरा, क्या ये नहीं मानेंगे कि जो उस समय की मुद्रण तकनीक आई थी, बाद में टाइपिंग जो थी, उसमें टाइपराइटर 5 जगह उंगली दबा के एक छठी जगह मारता था तो एक छोटा सा नुक्ता आता था। ये अब कंप्यूटरीकृत हिंदी में समस्या नहीं है। तो उस समस्या ने, मतलब उस टेक्नोलॉजी ने हमारे पाठ को बदल के रख दिया था। ये बिल्कुल अलहदा सवाल है, लेकिन उससे पहले वाला सवाल मैं दोहरा दूँ, ये है कि क्या इस किताब को आप जब छाप रहे थे और इसके पहले की जो किताबें मार्केट में, जैसे मेरे पास जो मैं इतिहास अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, ये भी है प्रकाशन संस्थान की कोई, लेकिन इसके टाइपिंग में और उसकी टाइपिंग में, इसके बनावट में उसकी बनावट में, यहाँ जिन चिन्हों पे जोर दिया गया और वहाँ जिन चिन्हों पे, ये मैं दिन भर पलटता रहा कि आखिर व्योमेश शुक्ल क्या ऐसा नया लाए हैं। और मैं देख रहा था कि संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ भी लगातार बढ़ी हैं इसमें, जो इसमें नदारत है। और ये मतलब अगर मूल किताब में थी और इसमें नहीं है तो अपराध हुआ है व्योमेश भाई। मूल किताब में नहीं थी, मूल किताब में फुटनोट्स हैं। फुटनोट्स हमने कालों के अंत में चारों वीर गाथा, भक्ति, हाँ। रीति और आधुनिक काल के अंत में उसको एंड नोट में कन्वर्ट कर दिया। और जहां पर हमको दिखाना था संशोधन, वो एंड नोट इसीलिए बड़े हो गए हैं, प्राय 50 पन्नों के। कुल मिला के चारों कालों के जो एंड नोट हैं जगन्नाथ जी, वो 50 पन्ने के हो गए हैं। वो वजह यही है। आप याद करिए, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, शुरू में आप ही बता चुके हैं ये बात, लेकिन तथ्य जो है बार बार याद दिलाने होते हैं और दिमाग में उन्हें 10 बार पक्का करना होता है। शुक्ल जी की मृत्यु हुई 1941 में, कॉपीराइट खत्म हुआ 2001 में। 2001 के बाद दूसरे प्रकाशकों ने उस किताब को छापना शुरू किया। इसके पहले तक एकांत प्रकाशनाधिकार सभा के पास था। अब सभा के 2001 में उपलब्ध संस्करण में जो जो ऐब थे वो सब कंटिन्यू कर गए, क्योंकि तब हड़बड़ी में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि जो लोग सभा को ही ढंग से नहीं चला पा रहे थे, वो इतिहास को क्या ढंग से चलाएंगे। जो सभा का ही प्रबंध नहीं कर पा रहे थे, तो हुआ ये कि जैसे 1700, अब वो जो पहली वाली भूमिका है, प्रथम संस्करण की भूमिका, उसमें न जाने कब से ग्रियर्सन की किताब का रचना काल 1739 छपता आ रहा है, जबकि है वो 1789। अब वो 8 का 3 कैसे हो गया, लेकिन हिंदी वाला वही पढ़ता चला आ रहा है। एक बहुत लोकप्रिय प्रकाशन है, वो जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी की भूमिका है आगे,
उस भूमिका में सन का सही उल्लेख है, लेकिन शुक्ल जी वाला मजमून चूंकि सभा से ज्यों का त्यों छाप दिया गया है, तो उसमें वही वाली गलती है जो सभा 2001 में कर रही थी। इस तरह की तथ्यों की गलतियां भरी हुई हैं। और सुनिए, जो सबसे महत्वपूर्ण गलती है वो रीतिकाल के कवियों के जो परिचयात्मक वृत्त हैं, उसमें तमाम कवियों का जन्म वर्ष, उसको तो हमने, चूंकि शुक्ल जी ने अपनी भूमिका में खुद ही लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं ज्यादा प्रवृत्त नहीं हुआ हूं, और हमने वो मिश्र बंधु विनोद से ज्यों का त्यों उठा लिया है, प्रायः उदाहरण भी उठा लिए हैं उन्होंने। और ये भी कुछ अपने हम जो आलोचकीय औद्धत्य होता है उसमें कहा है कि वो ज्यादा जान पड़ते हैं, इनको कम कर दूंगा भविष्य में। तो कम कर देते, वो अवसर नहीं मिला उनको, लेकिन उनमें जन्म वर्ष मृत्यु वर्ष तमाम जगह पर या तो गलत था या तो ड्यूबियस था। उसको हमने सुधार लिया, क्योंकि शुक्ल जी का भी आधार वही था, और उसमें बताया है कि किन किन कवियों का मैंने बदला है। जिनका उन्होंने बदला है उसमें गलती नहीं है, देव का नाम है उसमें कोई गलती नहीं है। जो बदला है वो पहले संस्करण में जैसे बदल के किया उन्होंने, मतलब संशोधित प्रवर्धित, वो अब तक चला आया था। लेकिन जो नहीं बदला, अच्छा, इस स्थान का जो लाभ वाली मनोवृत्ति है प्रवीण भाई, कथा का विषय है ये। एक कथा मांग रही, एक बहुत बड़ी प्रबंध कथा जो है लिखी जानी चाहिए, कि जो लाभ वाला मानस है, कोई कविता है 8 पंक्ति की, उसको जो है आप 4 पंक्ति में छाप दीजिए, क्योंकि 4 पंक्ति की जगह बच जाएगी, तो आपके पन्ने कम खर्च होंगे। ये चालाकियां छोटी छोटी इतनी हद से ज्यादा कर दी। अब कोई कविता है जो सीढ़ी की तरह छपी है, अजित सर, कविता का एक सीढ़ी नुमा विन्यास नहीं है, एक पंक्ति बाईं ओर, दूसरी दाहिनी ओर, तीसरी बाईं ओर, चौथी दाहिनी ओर। उसको मैं कौन होता हूं सीधा करके छाप देने वाला। जब वो सीढ़ी बन के छपी है मूल संस्करण में, मूल यानी पहले संस्करण में, जिसे शुक्ल जी ने देखा 1929, और उसमें आर्य भाषा पुस्तकालय ने, जो सभा का पुस्तकालय है, उसने हमारी यत्किंचित मदद भी की है। हमें अपने पुस्तकालय में से इतिहास के कुछ ऐसे संस्करण मिले कि शुक्ल जी की प्रति में पता चला प्रूफ का काम नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है, शुक्ल जी की प्रति को छुआ है कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढप बनारसी ने, तो वहाँ पेंसिल से या लाल रंग से कोई निशान लगा हुआ है, उससे बेशक हमें सहायता मिली। हम प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि हमारे पास सभा का प्रबंध है। अभी तक क्यों नहीं किया था सभा ने ये काम, इसी को बार बार उठाते रहने से क्या होगा। लेकिन मैं प्रवीण भाई एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे फूंक फूंक के आगे बढ़ने से हम बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों को दुरुस्त कर सकते हैं, बहुत सारी पुरानी पुस्तकों के माध्यम से। अच्छा, ये अवधारणागत भी कुछ चीज़ें हैं जो मिसप्लेस्ड हुई थी पहले और इसमें आई हैं। अवधारणा वाला सवाल बहुत बड़ा है। अच्छा, अवधारणा में अगर कोई साक्ष्यों के एतबार से कोई परिवर्तन आप ही को दिखने लगे तो ये तो आपको तय करना है, ये हिंदी का आचार्य तय करेगा। एक बात, लेकिन आप याद कीजिए, नागरिक प्रचारणी सभा के अतीत को अपने मन ही मन दोहराते हुए, सभा में एक परंपरा रही है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण प्रकाशित किया सभा ने, एक संक्षिप्त हिंदी व्याकरण भी प्रकाशित किया, एक सरल हिंदी व्याकरण भी प्रकाशित किया, एक प्रथम हिंदी व्याकरण, एक मध्यम हिंदी व्याकरण भी प्रकाशित किया, अलग अलग कक्षाओं के लिहाज से। शब्द सागर प्रकाशित किया सभा ने, एक संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर भी प्रकाशित किया। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया सभा ने। क्या हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास शुक्ल जी ने न लिखा होगा? क्या हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की कोई पांडुलिपि न होगी? क्या मैं पिछले 6 महीनों से सभा में लगातार सफाई आदि का जो काम एक
गुरिल्ला दस्ते के साथ कर रहा हूँ उसमें वो मुझे पांडुलिपि मिल न गई होगी, क्या मैंने उसे अपने सीने में छिपाए न रखा होगा, और क्या समय आने पर यथावसर मैं उसे प्रकाशित न कर दूंगा। तो एक मेरे पास रहस्य यही है कि इस इतिहास का एक संक्षिप्त संस्करण आना शेष है। वाह, ये तो हम लोग ज़रूर स्वागत करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हम सबको है। थोड़ा सा मैं मतलब इसे विषयांतर ना माना जाए, सतसई भी ले आए हैं आप, बिहारी सतसई। सतसई की बहुत अच्छी प्रतियां थी, अजिल्द, हमने खाली सजिल्द करके उसको पेश कर दिया है। क्या पिटारे में कुछ और भी चीजें हैं जिसकी घोषणा अभी आप नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। हिंदी व्याकरण जो कामता प्रसाद गुरु वाला है उसको भी सब लोग छापते हुए आ रहे हैं, हमें 6 महीने लगेंगे। हमारे पास गुरु जी की मूल पांडुलिपि है, एक एक शब्द जो है मिलाते हुए, पहले संस्करण से एक एक शब्द मिलाते हुए हम उसका नया प्रिंट एडिशन तैयार करेंगे और उसे प्रकाशित करेंगे। यही काम हम किशोरी दास वाजपेयी के हिंदी शब्दानुशासन के साथ भी करेंगे। तो हमारे एजेंडे में तो पहले ये 2 किताबें हैं। एक किताब और है जो तुरंत आने वाली है, जिसका नाम है रसमीमांसा, आचार्य शुक्ल की महान नोटबुक। अब उसे एडिट किया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और अपने संपादकीय वक्तव्य में गुरुवर के प्रति बहुत श्रद्धा है मेरे अंतःकरण में। ब्रह्मनाल के निवासी थे और बाबुल भैया उनके सुपुत्र जो है, मैंने उनको बचपन से देखा है, उनकी गोद में बैठा हूँ। पहलवान लोग थे, साहित्य के भी पहलवान और अखाड़े के भी पहलवान। गुरुदेव ने जितनी श्रद्धा निवेदित की है भूमिका में, उससे जो है थोड़ा सा भ्रम फैल गया है। गुरुदेव ने लिखा है कि आचार्य शुक्ल जी लेटे लेटे लिखते थे और पेंसिल से लिखते थे। आप जरा बताइए मुझे, जो व्यक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में और नागरी प्रचारणी सभा में, जिसने अपने जीवन के 40 साल दे दिए रोज 12 घंटे के हिसाब से, वो लेट के लिखने वाला व्यक्ति होगा? हो सकता है कोई अपने घर में तनिक श्रांत क्लांत निश्चल होकर के लेट जाए और लेट के ही लिखने लगे। शब्द सागर की स्लिप तैयार करते समय रामचंद्र वर्मा और श्याम सुंदर दास और हरिऔध के बगल में बैठ के कोई लेटेगा तो कहाँ लेटेगा? काम करने की जगह पे लेटने का कौन सा स्पेस होता है? लेकिन लिख दिया गया है भूमिका में कि वो लेट के लिखते थे। ये अजीब बात है। और पेंसिल से लिखते थे। पेंसिल से कोई कितना लिख सकता है? जब शब्द सागर की फाइनल स्लिप आपको पता है, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि फाइनल स्लिप तैयार करने का काम शुक्ल जी के पास था, कि अंततः जो है दौड़ना का ये अर्थ जाएगा, ये आप अपनी हस्तलिपि में लिखिए और जमा करिए। अंततः केश का ये अर्थ, रात्रि का ये अर्थ, संध्या का ये अर्थ, वो सारी स्लिपें सभा के पास सुरक्षित हैं। एक तो बात ये है, कहीं पेंसिल से नहीं लिखा है उन्होंने। दूसरे, उन्होंने एक बात और लिखी है कि गुरुदेव के लिखे में मैंने कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं लगाया है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। और फिर वहीं पर एक बात लिखी है कि बड़े कोष्ठक में जो लिखा हुआ है वो मेरा लिखा हुआ है। तो गफलत का सामान सब इकट्ठा है उस किताब के भीतर, उसको तनिक नबेरने की जरूरत है। और नबेर के एक साफ संस्करण, प्रथमतः आचार्य शुक्ल के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ, और द्वितीयतः आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अंतर विरोधों का बिल्कुल कायदे से सामना करते हुए उनके प्रति भी उतनी ही श्रद्धा के साथ हमें प्रकाशित करना है। नागरी प्रचारणी सभा में 1 लाख से तो अधिक पुस्तकें होंगी ही, होनी चाहिए। आप सही कहते हैं। जो उसका प्राचीन पुस्तकों का कलेक्शन है वही 50,000 से ज्यादा है, तो 1 लाख तो पुस्तकें अभी भी हैं वहाँ। कितना बचा ले गए उमेश भाई और कितना नष्ट हो गया, कुछ आंकड़े? प्रवीण जी, ये बहुत दुख अफसोस में डालने वाला सवाल है। नहीं, ये जरूरी है, पब्लिक जाने।
पब्लिक जाने कि हमने अपने विरासत में अपनी काहली से क्या खोया है, वो आप नहीं बताएंगे, दुनिया जान नहीं पाएगी। अभी तक ये काम मैं ही करता आ रहा था, विपक्ष के नेता की शब्दावली में बोलता था। अब जो है जाके उधर बैठ गया हूँ। अब सभा का प्रबंध मेरे पास है, पांडुलिपि वाले कमरे की चाबी मेरे पास है, तो दायित्व तो भी मेरे ऊपर है। जो कुछ भी अच्छा हो, जो कुछ भी बुरा हो, मैं वैसा कैप्टन नहीं हूँ। याद कीजिए टाइटैनिक फिल्म, उसमें सफ़ेद दाढ़ी वाले स्टीवन स्पीलबर्ग जो है टाइटैनिक के डूबते समय भी उसकी स्टीयरिंग पर बैठे रहते हैं। तो मैं तो वही वाला कैप्टन बनूंगा। तो जब तक पूरा डूब नहीं जाएगा टाइटैनिक, तब तक भागूंगा नहीं। मैं चूहा नहीं हूँ जो डूबता जहाज छोड़ के भाग जाऊँ। जो बचा हुआ मिला उसको अद्वितीय ढंग से संरक्षित करना और कैटलॉग बनाना उसका फिर से, और जो नहीं बच पाया उसमें कई चीजें नहीं बची। मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक है जूही संग्रह। आज पहली बार जीवन में मुझे संगीत से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जूही कलेक्शन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का संग्रह है, सरस्वती के दिनों का, उनके पूरे जीवन का, और उन्होंने नागरिक पंचायती सभा को दे दिया था कि सभा ही इसकी रक्षा करेगी। जूही संग्रह चूंकि निकट अतीत की वस्तु थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी का हॉटकेक थे, तो उसको इन लोगों ने बार बार छुआ, निकाला, रखा, छिपा दिया, सहायक मंत्री के कमरे में रख दिया, ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया, उस और संरक्षण नहीं किया। कुछ लोग अपने आप को अमृत का घट पिया हुआ समझते हैं कि वो कभी नहीं मरेंगे, अमर और अनश्वर हैं, और वो जिस चीज को छू देंगे वो भी अमर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो खरा सो झरा और जो जरा सो बुटाना है। तो कागज फट गए। आप याद कीजिए, मैं आपको एक किताब याद दिलाऊं जो हम सब लोगों ने पढ़ी है, निराला की साहित्य साधना भाग 1। उसमें निराला का एक पत्र है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम कि मेरा नाम सूर्यकांत तिवारी है, मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ और चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, इस आशय का। उस पत्र की मूल प्रति मैंने देखी है, सभा में है वो। रामविलास शर्मा कभी सभा आए होंगे, उन्होंने जूही संग्रह देखा होगा, तब जूही संग्रह नष्ट नहीं हुआ होगा, यानी 50 के दशक तक वो था। उसके बाद उसके साथ जो खेल किया गया उसमें वो एकदम चूर बन गया। और द्विवेदी जी के नाम जो सारी बड़ी बहसें थी जो सरस्वती के पन्ने पर हुई, वो सारे पत्र, अच्छा मैंने सोचा था मेरे मन में जगन्नाथ एक जो योजना थी भैया कि सरस्वती के से निरस्त की हुई रचनाएं जो थी उसकी भी फाइल रखी थी द्विवेदी जी। तो वो लौटी रचना लेकर उदास, तो यही नाम सोचा था मैंने उस किताब का, लौटी रचना लेकर उदास, सरस्वती से लौटाई गई रचनाओं का संग्रह। और उसमें हम पहले नंबर पे छापते जूही की कली को। लेकिन अब जूही की कली मिले तो वो डेटा देखने को मिले ना इन ओरिजिनल, वो नहीं, वो खराब हो गया। कुछ चीजें हैं उसमें से जिनको नुमाइश में लगाने के लिए रखा गया था, जैसे प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, उसकी पांडुलिपि है, वो कागज फटा हुआ है लेकिन टेप लगा किसी तरह से। और अभी NMM के साथ, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के साथ एक संरक्षण की कार्यशाला हम करेंगे पहले, फिर एक लाइब्रेरी बना लेंगे और धीरे धीरे एक एक करके पांडुलिपि कैटलॉग पे चढ़ेगी, मरम्मत होगी, डिजिटाइज होगी, कैटलॉग पे चढ़ेगी, मरम्मत होगी, डिजिटाइज होगी, तो एक और वो संरक्षित हो जाएगी, दूसरी ओर उसका डेटाबेस हो जाएगा। अगर प्रार्थनाओं में दम होता है तो विवेश भाई हम सब प्रार्थना करेंगे कि जितना बचा सकते हैं बचा लीजिए। और इस शानदार बातचीत में आप आए, आपने मुझे शामिल किया, उसके लिए आभार, और तमाम दर्शकों का आभार कि वो आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम उधर शुरू हो गया है, इसलिए अब वार्ता को लंबा नहीं करते हैं और विमोचन के नाम पे एक बार किताब लेके हम लोग खड़े हो जाते हैं। और औपचारिक जो भी कह लें, पुस्तक प्रति यहाँ पे है, इसे खरीदिए और मूल टेक्स्ट की ओर लौटिए। आभार।